Meanwhile, back home, after the bill cleared the Lok Sabha hurdle yesterday, the Waqf Amendment Bill, or what the government calls it, the Umeed Bill, was tabled in Rajya Sabha today. Minority Affairs Minister Kiren Rijiju presented the bill in Rajya Sabha following its approval in the Lok Sabha. An intense debate is underway in the upper house. Minority Affairs Minister appealed to the opposition to support the bill, assuring them that no asset would be snatched away, rejecting accusations made by opposition and said that Waqf loot led to massive revenue loss to government. Congress MP Sonia Gandhi had taken on the government over passing of the Waqf Amendment Bill in Lok Sabha, saying the bill was bulldozed through. She also said that this bill was a brazen assault on Constitution. In the Rajya Sabha, the NDA holds 125 seats, while the bill requires 119 votes to pass. So 6 more, the NDA will clear the Rajya Sabha hurdle as well. DMK MPs, meanwhile, protested outside Parliament over the passage of the bill. हम किसी का धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। एक मुसलमान वक्फ क्रिएट कर सकता है। अब सबसे जो छोटा आप जो क्रिएट करता है फितरा, सबसे छोटा सर, वो हर मुसलमान, गरीब से गरीब मुसलमान भी क्रिएट करता है। ज़कात आप क्रिएट करते हैं, आप देते हैं, दान देते हैं, उसमें कोई किसी को अधिकार ही नहीं है पूछने का कि हिसाब किताब कैसे किया है। ये आपका अंदर का बात है, आपका फेथ है, इसमें हम हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल ये बात आप बिल्कुल मत बोलिएगा अपना बात रखते समय कि सरकार या कोई गैर मुसलमान के जो कामकाज में उसका तौर तरीके में हस्तक्षेप कर रहा है, ये मत बोलिएगा। उस समय वक्फ बोर्ड में एक मुसलमान का अंदर में भी कई सेक्ट है, सुन्नी है, सिया है, आगा खानी से, दाऊदी बोरा से, पसमंदा है, बहुत लोग हैं। लेकिन यूपीए सरकार ने कह दिया, हाँ ये डिस्प्यूट करते हैं कई लोग, ये तो दरगाह वाले भी कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि तुम लोग मुसलमान ही नहीं है। इस तरह का क्लेम पे मत जाइए। क्लेम यहाँ इस्लाम का स्कॉलर भी बहुत होगा, जानकारी लोग भी बहुत है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। मैं क्लेम के बारे में बता रहा हूं कि लोग कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है या ये इस ग्रुप में, उस ग्रुप में। मैं यहाँ डेफिनेशन देने नहीं जा रहा हूं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने जो नया प्रावधान लेके आए उसमें हर वक्फ बोर्ड में मुसलमानों में जो रिकॉग्नाइज्ड सेक्ट है सब मिलकर के वक्फ बनेगा। उसमें सुन्नी भी होगा, सिया भी होगा, और जितने बाकी जो पिछड़े वर्ग है वो भी वक्फ बोर्ड में मेंबर होगा, ताकि सबका इंटरेस्ट का ख्याल रखा जा सकता है। इसमें तो किसी का आपत्ति होने का कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। 2013 में ये जो कमेटी वगैरह जब बनाया, 5 मार्च 2014 में कमेटी 13 में गठन हुआ और पारित हुआ दोनों सदनों में। फिर 2014 5 मार्च को, यानी कि 25 दिन पहले इलेक्शन एकदम नोटिफाई होकर के कोड ऑफ कंडक्ट लगने ही वाला है, तब हनन फनन में उस समय के यूपीए सरकार ने देश का राजधानी दिल्ली के अंदर में सबसे प्राइम प्रॉपर्टी 123 प्राइम प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई करके दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया है। ये प्रॉपर्टी किस मिनिस्ट्री में आता था? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री का अंदर में आता है। तो आप सोच के देखिए, 1970 से केस चल रहा था और पेंडिंग है, कोर्ट को निर्णय करने दीजिए, वो पेंडिंग है। और ये सीजीओ कॉम्प्लेक्स वगैरह आप नाम सुनेंगे, लिस्ट बाद में मैं दे दूंगा। ऐसा प्राइम प्रॉपर्टी 123 प्रॉपर्टी को सीधा एक झटके में आपने हैंडओवर कर दिया। आप 2013 के बाद सर 2014 में ये लोग सरकार में आ गए। 2014 से 2024 तक इनको समझ में नहीं आया कि ये ड्रैकोनियन लॉ है। इनको ये समझ में नहीं आया कि कम्युनिटी को अपील करने के लिए लाया गया है। 2024 में फिर ये बिल इनको 2024 में इनको याद आ गया, वक्फ बोर्ड ड्रैकोनियन लॉ है, कम्युनिटी को अपील कर रहे हैं। 2024 में याद आया। क्यों 2024 में याद आया? 10 साल क्यों आपको याद नहीं आया? 2024 में इसलिए याद आया क्योंकि 400 का नारा इनको दिए थे, 240 में निपट गए थे। इनको बिल्कुल मेजॉरिटी नहीं मिली थी। इनको अब समझ में नहीं आ रहा
कैसे अपना वोट बैंक बढ़ाएं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कौन सा मुद्दा उछालें, तो इन्होंने वक्फ बोर्ड को लेके आया, इस एक्ट को लेके आके कम्युनल पोलराइजेशन करने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम अपील कर रहे हैं, आप पोलराइज करना चाह रहे हैं। पूरे देश को, पूरी दुनिया को पता है पोलराइजेशन देश में होता है तो किसका फायदा होता है करके। कौन पोलराइज करता है, कौन धर्म की राजनीति करता है, कौन किसी एक कम्युनिटी को विलन बना के उसके खिलाफ में एक नैरेटिव बिल्डअप करने का काम करता है। और ये पूरी बिल मैं दावे के साथ कह सकता हूं और पूरे में तत्व के साथ, लॉजिक के साथ यहां पे अपनी बात रखूंगा, ये बिल टोटली फॉल्सिटी पे है, ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पे है, एक नैरेटिव बिल्डअप करने की पिछले 4 महीने से 6 महीने से कोशिश की गई है। ये जितने अमेंडमेंट्स अब लाए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के खिलाफ हैं। ये 14, 25, 26, 30 को वायलेट करते हैं, ये इक्वलिटी बिफोर लॉ को वायलेट करते हैं, ये पैरिटी इन लॉज फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल को वायलेट करते हैं। वन नेशन वन लॉ हम नहीं कहते, वन नेशन वन लॉ का नारा बार बार ये लोग देते हैं, उसको ये वायलेट करते हैं। ये यूसीसी बार बार बोलते हैं, उसको ये वायलेट करते हैं। अगर इतना ही है, मैं आज भी यहाँ कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं कह रहा हूँ, एक मुसलमान एमपी उस कम्युनिटी के होने के नाते से मैं कह रहा हूँ, इस देश में जितने समुदाय हैं, जितने धर्म हैं, उन तमाम रिलीजियस सेंटर्स, रिलीजियस एक्टिविटी सेंटर्स, धर्मस्थल जितने हैं, उसके गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरफ ये एक तरीके का लॉ होना चाहिए। सबको एक तरीके का लॉ रहने, हिंदूज को, मुसलमान को, सिख्स को, क्रिश्चियन को, पारसीज को, जोरेस्ट्रियंस को, सबको एक तरीके का लॉ बनाइए। आप क्यों घबरा रहे हैं उससे? बनाइए लॉ उसके लिए, पर्सनल लॉ छोड़ के बाकी के सब गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरीका लॉ होना चाहिए। मान्यवर, मैं सदस्य को बीच में टोकना नहीं चाहता, शायद वो भोले भाव से गलत इंफॉर्मेशन सदन के सामने रख रहे हैं, तो मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर, जयराम जी प्लीज प्लीज, चेयर हैज गिवन टाइम। क्या कह रहे हैं आप रमेश जी, क्या कह रहे हैं? मैं मान्यवर, जयराम जी प्लीज प्लीज, मान्यवर, बोलो जो डिस्प्यूट है वो इतना ही है कि अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से कोई असंतुष्ट है तो ये भूमि का मामला है, इस पर सिविल सूट होना चाहिए। सिविल सूट में अधिकारों के बहुत वाइड रेंज होती है। इन्होंने इस पर अपील का प्रोविजन 2013 के कानून में रखा ही नहीं है, तो रीट के कार्य क्षेत्र में हाईकोर्ट के सामने जाता है। रीट का कार्य क्षेत्र बहुत संकरा होता है, तो जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता है वो फाइनल होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। जिनकी भूमि है इसका अधिकार जाता रहता है। मान्यवर, एक गलतफहमी फैला रहे हैं। हम लोग बचपन से एक शब्द सुनते आए, सरकार माई बाप। सरकार माई बाप यानी कि जो सरकार होती है वो लोगों की माई बाप होती है, मां की तरह ख्याल रखती है, पिता की तरह ख्याल रखती है। लेकिन अगर कोई सरकार अपने बच्चों को उसका गला घोटने पे उतारू हो जाए तो वो फिर सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है, नहीं है मान्यवर। वो सौतेली मां है, वो सौतेली मां है, उसका व्यवहार सौतेला है। और आज आप जो काम कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से, आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की हत्या कर रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की धारा 26 में लिखा, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं रखरखाव करना, धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करना, चल एवं अचल संपत्ति का स्वामित्व एवं अधिग्रहण करना तथा ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करना। यह अधिकार आपने नहीं दिया, यह अधिकार किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं दिया। यह अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए भारत के संविधान ने दिया मानकर, और आप उस संवैधानिक अधिकार को छीन रहे हैं एक गैर संवैधानिक बिल लाके। क्या क्या लिखा इस कानून के अंदर आपने, किस तरीके से आपने इस संविधान की हत्या करने का काम किया। यह सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं,
जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। पूरी सरकार में एक मंत्री आपका मुसलमान नहीं है, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दो नेता अपने घरों में आपने बैठा दिया, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, दोनों की राजनीति आपने खत्म कर दी। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। Meanwhile, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has called the Waqf board as land mafia and accused them of land encroachment across the nation. Listen in. जो लोग प्रयागराज की पहचान को छुपाते थे, वे नहीं चाहते थे इस पौराणिक सिटी को एक पहचान मिले। वे नहीं चाहते थे कि निषाद राज और भगवान राम के इस मिलन स्थल को एक पहचान मिले, क्योंकि उनके लिए अपना वोट बैंक महत्वपूर्ण था। उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। Well, on the sidelines of the debate on the Waqf Amendment Bill, another controversy sparked off. A face-off in Rajya Sabha over the Waqf land loot allegations made by the BJP. BJP MP Anurag Thakur yesterday in Lok Sabha had taken on the Congress over its opposition to the Waqf Amendment Bill. Rajya Sabha LOP Mallikarjun Kharge now hit back at what Anurag Thakur had said or the insinuations that he had made. Kharge rejected allegations raised by Anurag Thakur and asked the government to prove the Waqf land loot allegation. He also said that he will not apologize. Thakur had said that the bill would prove to be the final nail in the coffin of the Congress party's appeasement politics. Speaking during the discussion, Thakur emphasized that it's not about Hindu versus Muslim, but law versus lawlessness, accusing Congress of creating confusion over the bill. ये कर्नाटक की सरकार है कांग्रेस की, 450 करोड़ रुपया साल का आप इकट्ठा करते हैं, कहां खर्च करते हैं, कौन जवाब देता है उसका? एक एक रुपए का हिसाब आपको देना चाहिए था। क्या किसी मस्जिद का पैसा आपने लिया? क्या किसी वक्फ बोर्ड का पैसा आपने लिया? लेकिन कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है, जहां पर क्या हुआ? कर्नाटक की विधानसभा में कांग्रेस के एक नहीं अनेक नेताओं के नाम आए जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को खाने का काम किया है, हजारों करोड़ के घोटाले करने का काम किया है। इसीलिए आप लोग पारदर्शिता नहीं चाहते, इसीलिए आप लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते, इसीलिए आप लोग जवाबदेही नहीं चाहते। सर मैं इसको ऑथेंटिकेट करके रिपोर्ट को रखना चाहता हूं। कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है, जहां पर क्या हुआ? सर यही नहीं, सर मैं इसको माननीय नहीं सर, मैं सबूत के रूप में सर मैं लाया हूं सब कुछ। मैं बोल दिया सर ऐसा गिवन द डिसीजन निर्णय दे दिया बस। प्लीज सर नाम नहीं लेता सर, मैं नाम वापस ले लेता हूं सर। बड़ी मुश्किल से परिवार के बाहर सर इसमें सर मैं टेबल कर देता हूं, सर मैं टेबल कर देता हूं सर। ये मैं टेबल कर देता हूं सर। सर आपकी अनुमति हो तो मैं ऑथेंटिकेट करके टेबल कर देता हूं सर। जी नाम वापस ले लिया। यह रिपोर्ट मैं पढ़ूंगा अध्यक्ष महोदय, यह मेरा अधिकार है। मैं आपको बताऊंगा कि कर्नाटक के अंदर किन किन नेताओं ने वक्फ की कितनी कितनी संपत्तियों पर कब्जा कर डाला है। नाम पढ़ता हूं मैं, कमरुल इस्लाम फॉरेन मिनिस्टर, सूर्यवंशी एक्स MP,
सीएम इब्राहिम एक्स यूनियन मिनिस्टर, रहमान खान एक्स यूनियन मिनिस्टर, अब्दुल्ला शरीफ वक्फ बोर्ड ऑफिशियल, एनए हैरिस एमएलए, एमए खालिद एक्स सीओ, मुमताज अहमद खान चेयरमैन, मोहम्मद सानुल्ला आईएएस, मिस्टर सिंधु सगरी फार्मर मिनिस्टर, एमएफ पासा आईपीएस, खनीज फातिमा एमएलए, सीके जाफर शरीफ फॉरेन मिनिस्टर। और एक नाम अध्यक्ष महोदय, प्लीज कंक्लूड, अदरवाइज एक नाम अध्यक्ष महोदय, वी विल टेक इट फ्रॉम द पार्टी टाइम। सदन की मर्यादा में सर प्लीज कंक्लूड, अदरवाइज वी हैव टू टेक इट फ्रॉम द पार्टी टाइम। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। इस सदन की मर्यादा में मैं एक नाम लेने से इनकार करता हूं। वो इस समय सदन में है भी नहीं। नाम क्या है अच्छी तरह से जानते होंगे। As leader of opposition in the Rajya Sabha and as a president of the Indian National Congress, I am forced to stand up today and condemn Sri Anurag Thakur's wild allegations. I expect an apology from the leader of House. That is the very least the ruling party can and must do. If Sri Thakur cannot prove his allegation, he has no right be in parliament. He should resign. I seek, and if it is proved, I will resign. Even if he proves a 1 acre of waqf land is occupied by me or my children, I am not going to afraid of these things, sir. I am a son of laborer. No, it hurts me. अगर मेरे जीवन में असेंबली में कोई मुझे उंगली उठा के नहीं बोला, ऐसा आदमी मैं हूं। और मेरे लिए अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। The allegation made by Honorable Anurag Thakur against Honorable Congress President Mallikarjun Kharge ji, the topest leader of this country, who came from the painful grassroots level experience, who suffered a lot being a marginalized society, the way in which the attack has given to Congress President Mallikarjuna Kharge ji is not at all acceptable, sir. Sir, I'm telling you, he quoted some records. If we can show that Honorable Congress President having a possession of any of such illegal land from the Waqf, I'm challenging him. Yes. If you can show that. Yes. And Anurag ji, you may have your own mindset. You may have your own mindset which is run by your party. You may have. But don't attack. Don't insult. Don't use allegation for narrow political motives, sir. All right, so the Waqf bill being tabled in Rajya Sabha, it was passed in Lok Sabha yesterday amidst fiery debates and, of course, debates that went late into the night, post 1 a.m. After a marathon 13-hour debate, the Waqf Amendment Bill was passed in Lok Sabha. Of the total 464 votes, with 288 MPs voted in favour to 32 against. While the bill found support from the ruling BJP and the allies, the opposition launched fierce criticism. Asauddin Owaisi staged a dramatic protest by tearing a copy of the bill, claiming it would make Muslims second-class citizens. Rahul Gandhi also condemned the bill, claiming it undermines India's secular fabric, while opposition leaders raised concerns over its implication. Moreover, Home Minister Amit Shah too backed the Waqf Amendment Bill, accusing opposition of fear-mongering. ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है, आपने नॉन हिंदू को रख दिया और नॉन मुस्लिम को रख दिया, गैर मुस्लिम को रखा। वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है।
पहले तो वक्त में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं मान्यवर। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, दो धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। इस दृष्टि से देखें तो 1995 तक वक्फ की काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं, वो तो 95 से आया। और मान्यवर, ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। वक्फ शब्द ही इस्लाम से आया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वक्फ वो ही कर सकता है जो इस्लाम का अनुयायी हो। अब आप उसका विरोध कर रहे हो तो आप तो वक्फ में भी नॉन इस्लामिक आदमी चाहते हो। मान्यवर क्या कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि वक्फ वो ही कर सकता है जो प्रैक्टिसिंग इस्लाम को प्रैक्टिस करता होगा, क्योंकि मान्यवर इसकी उत्पत्ति ही इस्लाम के सिद्धांतों से हुई। आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। कुछ लोगों को मैंने शुरू में कहा कि अगर आप कहते हैं कि ये बिल गैर संवैधानिक है तो आप बताइए गैर संवैधानिक कैसे है? जबरदस्ती अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहता है। जब मैंने शुरू में ही कोर्ट का वो प्रोनाउंसमेंट, कोर्ट ऑर्डर, ऑब्जर्वेशन को भी पढ़ के सुनाया कि वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट और वक्फ बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन को भी लाइन टू लाइन पढ़ के सुनाया, उसके बाद भी बोल रहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 1954 में आजादी के बाद ये बिल लाए हैं, फिर भी बोलता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो फिर किसी कोर्ट ने क्यों स्ट्राइक डाउन नहीं किया? इसलिए मैं इस सदन में कहना चाहता हूं, कुछ शब्द ऐसा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये हल्के में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी, कुछ लोग कह रहे थे कि डेमोक्रेसी खत्म हो गया। इस तरह का जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो खुद भी सोचना चाहिए। हम लोग संसद सदस्य हैं, इस सदन का सदस्य होने के नाते जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं उसके पीछे जो भाव है उसको समझना होगा। हम हल्के में अगर इस्तेमाल करते हैं शब्दों को तो जो सुनने वाला क्या सोचेंगे? ये मैदान छोड़कर भागने वाली बात है। करना तो हिम्मत से करो। शिवसेना ने खुले मन से भूमिका ली हुई है। आज इसमें ये जो वक्फ बोर्ड का बिल है, इतनी बड़ी जमीन है, लाखों करोड़ों रुपया की, वो लोगों के लिए उसका फायदा होना चाहिए। ये अभी लोगों को पता चला है। ये दोगली राजनीति जो है वो ज्यादा दिन नहीं चलती है। जब वोट चाहिए तो तुष्टीकरण करना, जब अपना काम होने के बाद छोड़ देना, यूज एंड थ्रो, ये पॉलिसी ज्यादा दिन नहीं चलती है। The concept of Section 40, Waqf by user and oral Waqf was a potent cocktail that enabled the Waqf board to usurp any land that it wished. Sir, and those who had a problem with this, they were forced to go before the Waqf tribunal. And this Waqf tribunal was a kangaroo court. And the Waqf tribunal's orders were final and you couldn't even go in appeal. And on top of this, you had the Limitation Act. If you were an aggrieved party, you had only
only 1 year to go before the Waqf Tribunal, whose order was final. But if you were the Waqf Board, you had no Limitation Act applied on you. Even after 500 years, 1000 years, you could go and start a claim. This was the Frankenstein monster that was created by the Waqf Act of 2013, where the Waqf Board was judiciary, legislature, executive, all rolled in one. There was no concept of separation of powers. Sir, देश में छोड़िए, विश्व में ऐसा दूसरा एक बॉडी नहीं है जिसमें वकील भी आप है, जज भी आप है, जूरी भी आप है, एग्जीक्यूशनर भी आप है. ऐसा एक फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर को कांग्रेस पार्टी ने ये वक्फ 2013 अमेंडमेंट के माध्यम से इस देश में लागू किए थे. सर, Section 107 on and from the commencement of the Waqf Amendment Act 2025, the Limitation Act 1963 shall apply to any proceedings. Sir, इससे पहले आप जितने बार भी आप इतिहास में जाए, हर बार, क्योंकि ये वक्फ, ये जो प्रक्रिया है, जब से हमारे देश में इस्लाम आया तब से ये प्रक्रिया चल रही है. बहुत से ऐसे कब्रिस्तान हैं जहां पे कोई पेपर्स नहीं है, कागज नहीं है, लेकिन जजमेंट है, जजमेंट इनके पक्ष में है. और आज बार बार हमने कहा है कि लिमिटेशन एक्ट इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक समस्या है. लेकिन आज ये नहीं चाहते. क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि अलग अलग देश के अलग अलग कोने में यहां केस लगे, वहां केस लगे, यहां केस लगे. तो जो भी हमारे यहां पे एक भाईचारा का एक वातावरण है, उस भाईचारे के वातावरण को ये तोड़ना चाहते हैं. ये इनकी राजनीतिक उद्देश्य है. भाजपा का लक्ष्य वक्फ की जमीनों पर है. इन जमीनों का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर इन जमीनों को पिछले दरवाजे से अपने लोगों के हाथों में दे देना चाहती है. भाजपा चाहती है कि वक्फ बिल लाने से मुस्लिम समुदाय को लगे कि उन पर हक को मारा जा रहा है, वो उद्वेलित हों और भाजपा को ध्रुवीकरण की राजनीति करने का मौका मिल सके. क्योंकि अध्यक्ष महोदय, भाजपा का लक्ष्य यह है कि ध्रुवीकरण हो, क्योंकि वो जानते हैं कि ध्रुवीकरण जितना होगा उससे वो लाभ उठाने में आगे रहेंगे. तो ये वक्फ बिल जो लाया जा रहा है वो अपनी वोट बैंक को संभालने के लिए और समाज को बांट करके ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया जा रहा है. और अगर इसके लिए नहीं लाया होता तो पहले से जो जितने फैसले लिए सरकार ने, क्या उससे देश और प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव आ गया है? ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है. सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं. तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया. तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं. ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर. इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर. इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं. मिनिस्टर साहब ने कहा कि एंक्रोचमेंट हो रहा है, 17,000 एंक्रोचमेंट हुए हैं. तो यही नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 2014 में उस वक्त के मंत्री ने एक वक्फ प्रॉपर्टीज एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स बिल को इंट्रोड्यूस किया. आपने विड्रॉ कर लिया 2024 में उसको. क्यों विड्रॉ किया सर आपने? जब आप मान रहे थे कि एंक्रोचमेंट हो रहा है तो आपने बिल को विड्रॉ कर लिया. अच्छा सर, अब वक्फ बाय यूजर को आपने निकाल दिया. माने कंडीशन क्या लगाए कि अगर उसमें डिस्प्यूट होगा और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी. सर, डिस्प्यूट तो है. मिसाल के तौर पर मोहिबुल्लाह साहब जिस मस्जिद के इमाम है, पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है सर, 123 प्रॉपर्टीज में मस्जिद है, डिस्प्यूट चल रहा है. कल कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा कि भाई साहब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, स्टिकर लगा दिया जाएगा, मस्जिद बंद, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई. होगी ना सर? अब ये बताइए, आप जब से यहां पर पूरे बीजेपी रूलिंग पार्टी हमको ज्ञान दे रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. मैं दलील के साथ बता रहा हूं आपको. ये मस्जिद दिल्ली गवर्नमेंट बोलती हमारी है, वक्फ दिल्ली वक्फ बोलता हमारी है. तो सर, वक्फ बाय यूजर, अगर मैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ वक्फ बोर्ड वक्फ बाय यूजर इस्तेमाल नहीं करेगा तो क्या है सर? जिन लोगों ने आज तक सरकार आने के बाद मुसलमानों के हित में एक भी काम नहीं किया, मुसलमानों की मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं,
वो लोग जो बिल ला रहे हैं वो मुसलमानों के फेवर में कभी बिल नहीं ला सकते। वो इस ज़मीन पे कब्जा करना है। हमारी वो ज़मीनें जो हमारे बुज़ुर्गों ने मस्जिदों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए जो वक्फ किया हुआ था, उस ज़मीन पे इनकी नज़र है। मुसलमानों को 2 नंबर का शहरी बनाना, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो इनका कदम आगे है, वो मुसलमानों के साथ में सरासर नाइंसाफ़ी इनकी हो रही है।